बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियाज़ हुसैन और साबिक़ वज़ीर आज़म के साबिक़ मामले ख़ुसूसी शहज़ाद अकबर से मुतल्लिक़ जो एक बड़ी ख़बर है, सबसे पहले तो इस ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, क्योंकि एक गैर मामूली नौयत की सुप्रीम कोर्ट में पेशरफ्त हुई है। तो ये पेशरफ्त क्या है, ये डिटेल्स आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करने के बाद चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैसल साहब ने किस किस्म के नोटिस जारी किए हैं और किस किस को नोटिस जारी किए हैं, ये डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर नवाज शरीफ की कल वापसी पाकिस्तान हुई है और 24 घंटों में ही नवाज शरीफ की तरफ से साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी को एक बड़ा सियासी झटका। ये क्या मामला है, फिर इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैंने नाज़रीन कहा कि अपनी नौयत की पहली मुनफरद दरख्वास्त है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई है। ये दरख्वास्त नाज़रीन राजा हारून साहब पटिशनर है, जिनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। आर्टिकल 184(3 यानी आइनी ये पटिशन है और ये वकील हैं अली सब्तैन फजली साहब। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो हमारे गुलकार हैं, अदाकार हैं अली ज़फ़र साहब, उनके ग़ालिबन ये ससुर हैं जिनकी तरफ से ये दरख्वास्त राजा हारून की जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन फेडरेशन को फ़रीक बनाया गया है, वजारत दाखिला को, काबीना डिवीज़न को, वजारत कानून को, नैब को, बहरिया टाउन को, मलिक रियाज़ हुसैन को, अहमद रियाज़ यानी मलिक रियाज़ हुसैन के बेटे और मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर को। इमरान खान साहब इस दरख्वास्त में फ़रीक नहीं हैं और ना ही इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, लेकिन उनके लिए भी इस दरख्वास्त में ख़तरे की घंटी बजाई गई है। दरख्वास्त क्या कहती है, इसमें नाज़रीन कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर 2019 को बहरिया टाउन ने जो सिंध हुकूमत से 18,896 एकड़ ज़मीन हासिल की, उसकी मद में 460 अरब की जो ऑफ़र मलिक रियाज़ हुसैन ने की, उस ऑफ़र को 7 साल में अक़सात की सूरत में एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे हमारे बहुत सारे दोस्त जब बहरिया टाउन की सुप्रीम कोर्ट में समाअत होती रही तो अपने वीलॉग्स में बताते रहे कि 48 अक़सात मलिक रियाज़ हुसैन ने देनी है। वो नाज़रीन 48 नहीं बल्कि 48 + 36 यानी 84 इंस्टॉलमेंट 460 अरब के हवाले से मलिक रियाज़ हुसैन ने देनी है। और उसमें ग़ालिबन जो पहले 4 साल हैं उसमें जो माहाना की किस्त है वो कोई 2.5 अरब की है और उसके बाद के जो 36 महीने हैं वो जो किस्त है वो 3 अरब 3.5 अरब के करीब है मेरे अंदाजे के मुताबिक। अब मुझे वो याद नहीं, जब सेटलमेंट हो रही थी पहली जो इंस्टॉलमेंट थी 48 महीनों की वो कम थी, उसकी किस्त की अमाउंट कम थी, लेकिन अगली जो 3 साल की है उसकी किस्त की अमाउंट उससे उसका हुजम उससे ज़्यादा है। और इसमें जो 460 अरब है, इस 460 अरब के अक़सात पर सुप्रीम कोर्ट ने 4% का मार्कअप भी जो है वो भी साथ में कास्ट किया था कि वो भी आपको साथ साथ देना पड़ेगा। तो इस दरख्वास्त में कहा गया है कि 460 अरब की ऑफ़र को एक्सेप्ट करके सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज़ हुसैन और बहरिया टाउन के खिलाफ नैब को रेफरेंस कर दायर करने से रोक दिया था और कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कि अगर डिफ़ॉल्ट हो, मलिक रियाज़ हुसैन अक़सात ना दें तो उनके खिलाफ नैब जो है हुक्म अतूली पर फिर नैब का रेफरेंस दायर करे। अब इस दरख्वास्त में कहा गया है कि जो NCA के साथ मलिक रियाज़ हुसैन और अहमद रियाज़ की 190 मिलियन पाउंड जो वहाँ पर पकड़े गए, कन्फिस्केट हुए, जिसके वजाहत वहाँ पर नहीं दे सके, उसकी जो सेटलमेंट हुई मलिक रियाज़ के साथ, अहमद रियाज़ के साथ NCO की, उसमें इमरान खान के जो मामले खसूसी थे शहज़ाद अकबर, वो भी मुलव्वस थे। इसमें कहा गया कि मलिक रियाज़ ने दिसंबर 2019 में ऐलान किया कि 140 मिलियन पाउंड की जो रकम है वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएगी और वह रकम बजाय ख़जाने में आने के सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगी। और जब यह रकम सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई तो इससे संगीन सवालात ने जन्म लिया। NCA का जो एलामिया था, हुकूमत पाकिस्तान का जो एलामिया था, वज़ीर आज़म ऑफिस का जो एलामिया था, एसेट रिकवरी यूनिट का जो एलामिया था, उसमें कहा गया था कि ये जो रकम है ये पाकिस्तान को मिलेगी, रियासत पाकिस्तान को मिलेगी, लेकिन वहाँ से रकम लेके ये रकम दोबारा मलिक रियाज़ हुसैन की जो लाइबिलिटी थी, जो वाजबात थे, सुप्रीम कोर्ट में वो जमा करवा दी गई। तो इस तरीके से इस सारी रकम का जो बरतानिया से वापस आई, जो वहाँ पर पकड़ी गई थी, बरतानिया में भी बेनिफिशरी मलिक रियाज़ हुसैन और जब रकम वापस आई तो यहाँ पर भी उसका बेनिफिशरी मलिक रियाज़ हुसैन है। दरख्वास्त में कहा गया कि यह तस्लीम शुदा है कि बरतानिया में यह रकम पकड़ी गई, इसको फ्रीज़ किया गया और सेटलमेंट के नतीजे में यह रकम पाकिस्तान वापस आई। लेकिन सवाल यह है कि यह रकम, दरख्वास्त में कहा गया कि सवाल यह है
कि रकम ख़जाने में आने के बजाय मलिक रियाज हुसैन को क्यों दे दी गई, ये रकम मलिक रियाज हुसैन ने जो अदाइयाँ करनी थी उसमें क्यों एडजस्ट करवा दी गई। कहा गया है कि यह आर्टिकल 10(a) यानी फेयर ट्रायल का जो फेयर ट्रायल का असूल है उसके मुनाफी है। अवाम को उनके एहसासों से महरूम किया गया और एहतसाब भी नहीं किया गया कि सारा मामला था का। किसी के खिलाफ किसी किस्म की जो भी जिम्मेदारान थे किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई फौजदारी एक्शन नहीं लिया गया। और जो हुकूमत पाकिस्तान ने नैब ने मलिक रियाज के साथ जो मुआहिदा किया इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात जन्म लेते हैं। और फिर आगे कहा गया कि ये जो डील है आर्टिकल 19(a) की भी खिलाफ वर्जी है क्योंकि इस डील को खुफिया रखा गया। आर्टिकल 25 से जो कि सब शहरियों के साथ मुसावी सलूक का कहता है उसको भी नज़रअंदाज किया गया। और ख़ास बात जो इस पटिशन में की गई कि ये जो डील मलिक रियाज हुसैन के साथ हुई, हुकूमत पाकिस्तान के इमरान खान साहब ने काबीना में बैठ के उसकी अप्रूवल दी, इसको वजारत कानून ने इंडोर्स नहीं किया इस मुआहिदे को, और ये मुआहिदा रूल्स ऑफ बिजनेस के बरखिलाफ था। और कहा गया है कि ये तमाम जो रकम है ये ख़जाने में वापस जमा करवाई जाए और जो भी गैर कानूनी ट्रांजैक्शन में मुलविस हैं उनको काबिल एहतसाब ठहराया जाए। अब ये पटिशन आई है, इसको टेकअप तो काजी फैसल साहब नहीं कर सकते। इसमें अब कमेटी बन गई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत, जिसमें सरदार तारिक साहब हैं और जस्टिस जाजुल एहसन साहब हैं। लेकिन इम्कान है ये जो पटिशन है इसको नंबर लगेगा और आइंदा समात पे जब बहरिया टाउन की सुप्रीम कोर्ट में समात होनी है 8 नवंबर को, तो हो सकता है ये दरख्वास्त उस केस के साथ क्लब कर दी जाए, उसके साथ फिक्स कर दी जाए। और अगर ये नाज़ी मामला आगे चला जिस तरह से ये पटिशन आई है तो फिर इसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी नोटिस हो सकता है क्योंकि उनकी काबीना में ये फैसला हुआ था, और बुशरा बीबी साहिबा को भी हो सकता है। अलकादर ट्रस्ट बना है, इसके नतीजे में जो सैकड़ों कनाल अराजी हासिल की गई, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर ये चला, अगर की बात हो रही है तो ये मामला बहुत फिर दूर तक जाएगा। अब आ जाते हैं कि काजी फैसल साहब ने किस मामले पे क्या नोटिस जारी किए हैं। तो नाज़रीन, ये जो बहरिया टाउन के केस की आखिरी समात हुई है उस समात का कुछ चीज़ें तो हमने आपके साथ रिपोर्ट कर दी थी, लेकिन उसका हुक्मनामा सामने नहीं आया था। अब वो हुक्मनामा नाज़रीन जारी कर दिया गया है। बड़ा लंबा चौड़ा यह हुक्मनामा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो लिख दी हैं। एक तो कहा गया कि जो मलिक रियाज हुसैन की तरफ से कहा गया, उनके वकील की तरफ से, बहरिया टाउन की तरफ से कि हमारे पास तो 16,896 एकड़ का हमने मुआहिदा किया, लेकिन हमको सिर्फ 11,000 एकड़ ज़मीन दी गई, 5,000 एकड़ ज़मीन शॉर्ट है। लेकिन महमूद अख्तर नकवी ने कहा कि नहीं, इनके पास 37,737 एकड़ ज़मीन है। इस बात के ऊपर मलिक रियाज हुसैन, मलई डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो बरतानिया से रकम आई, जो जिसकी अभी हम बात कर रहे थे पटिशन की, उसमें सुप्रीम कोर्ट में 136 मिलियन पाउंड आए थे और 44 मिलियन डॉलर सुप्रीम कोर्ट में जमा हुए थे। तो ये जो रकम है, इस रकम पर सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो आपको पता है कि बहरिया टाउन को नोटिस किया है, मलिक रियाज हुसैन को किया है, अहमद रियाज को किया है, जैन मलिक जो कि दामाद हैं मलिक रियाज को, उसको किया है, बीना मलिक को किया है, और एक मुबशरा अली मलिक हैं खातून, उनको नोटिस जारी किया है। लेकिन सिर्फ नाज़ी ये नहीं, इन नोटिस के साथ साथ जस्टिस काजी फैसल साहब के बेंच ने, जिसमें अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जिसमें अतर मिनल्ला साहब हैं, उनकी तरफ से ऑफशोर कंपनी अल्टीमेट होल्डिंग को भी नोटिस किया गया है। इसके अलावा ये गालिबन दुबई या लंदन की कंपनी है। प्रीमियर इन्वेस्टमेंट ग्लोबल दुबई को भी नोटिस किया गया, ये भी एक कंपनी है दुबई की। वेडलैक बेल इस तरह से नाम है, लंदन के, ये भी एक कंपनी है, इसको भी नोटिस किया गया है। मशरक बैंक लंदन का, इसको भी जस्टिस काजी फैसल के बेंच ने नोटिस जारी कर दिया है। फॉर्चून इवेंट लिमिटेड लंदन, इसको भी नोटिस कर दिया गया है। और ये तमाम जो नाज़रीन नोटिस हैं, जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है और जो एम्बेसी है पाकिस्तान की बरतानिया में, और जो दफ्तर खारजा है पाकिस्तान का, उसकी विसातत से ये नोटिस जो हैं, इन तमाम जो ऑफशोर कंपनियां हैं, जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं, जो दीगर कंपनियां हैं, और जो मुतलका फ़रीक़ैन है जिसमें मलिक रियाज हुसैन की फ़ैमिली के लोग भी हैं और इसमें एक मुबशरा अली मलिक नामी खातून भी हैं, इन तमाम को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, नोटिस जारी होना। तो ज़ाहिर सी बात है कि 8 नवंबर को अब अदालत लगेगी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आगे चलेंगी। लेकिन बहरहाल जो सियासी ब्रेक थ्रू हुआ है नाज़रीन, उस हवाले से आपके साथ हम डिटेल शेयर कर लें। नवाज शरीफ और जरदारी इत्तेहादी थे, अभी जो हुकूमत कौमी असम्बली का अख्तिताम हुआ, लेकिन जैसे नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी हुई है तो जरदारी साहब को क्या सियासी झटका पहुंचा है।
तो इससे पहले नाज़रीन कुछ और दीगर पॉलिटिकल हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी डिटेल आपके साथ शेयर कर लें। एक तो नाज़रीन ग़ुलाम सरवर खान साहब, जो कि तहरीक इंसाफ के वज़ीर रहे, इमरान खान साहब के करीबी साथी रहे, और उनके हवाले से ख़बरें सामने आ रही हैं कि वो इंगेज हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ, उनकी बातचीत चल रही है। और कल का अल्टीमेटम, कल की डेडलाइन दी जा रही है कि कल तक चौधरी ग़ुलाम सरवर खान साहब के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान है। ना सिर्फ चौधरी ग़ुलाम सरवर खान बल्कि उनके साथ साथ दो ख़वातीन PTI की जो ख़वातीन रहनुमा हैं, उनकी भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का इम्कान है। तो एक तो ये जोड़ तोड़ चल रही है, लेकिन साथ में ओन चौधरी को कल जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पे इस्तकबाल करने पे नोटिस किया गया था, शोकास नोटिस, उसका ओन चौधरी ने जवाब दे दिया है। और ओन चौधरी का ये कहना है कि वो 16 महीने एक हुकूमत के साथ रहे, नून लीग के साथ रहे, इत्तेहादी हुकूमत के साथ रहे, तो ज़ाती हैसियत में गए थे, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा की हैसियत से नहीं गए थे। और सियासत में इस तरह की मुलाकातें होती रहती हैं, ज़ाती हैसियत में भी। और फिर फ़ारूक हबीब साहब, फवाद चौधरी साहब, जिनकी फ़ारूक हबीब और फवाद चौधरी साहब जिनकी आज जहांगीर तरीन के साथ मुलाकात हुई है, इन मुलाकातों के बाद नाज़रीन कहा जा रहा है कि फ़ारूक हबीब ने, जिन्हें अभी हालिया चंद दिन पहले इस्तेहकाम पाकिस्तान में शमूलियत अख्तियार की है, उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी जहांगीर तरीन साहब पार्टी की तरफ से दे सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और जोड़ तोड़ की कोशिश सामने आई है। मिफ्ता इस्माइल साहब, नून लीग के रहनुमा, सेनेटर और वफाकी वज़ीर भी रहे, वज़ीर मुमलिकत भी रहे, और पिछले कुछ अरसे से उनकी जो अनबन है वो आपके सामने है। अब यह हुआ है कि कौन से है, फ़ारूक सत्तार साहब, उन्होंने MKM के रहनुमा ने जाके मुलाकात की है मिफ्ता इस्माइल के साथ और उन्हें MKM में शमूलियत की दावत दी है। और फ़ारूक सत्तार साहब का कहना है कि मुल्क जिस गर्दाब में फंसा है, जिस बहरान का सामना है, तो उसके लिए एक टीम बनाने की ज़रूरत है। तो हमने ऑफ़र की है मिफ्ता इस्माइल को कि वो MKM में आ जाएं, लेकिन उन्होंने ये फ़ैसला करने के लिए हमसे वक्त मांगा है कि वो सोच समझ के जो है वो इस हवाले से, अपने फ़ैसले के हवाले से आपको आगाह करेंगे कि मैं आ रहा हूँ, MKM में शमूलियत अख्तियार कर रहा हूँ या फिर नहीं। इसके अलावा नाज़रीन जो बड़ा सियासी झटका लगा है ज़रदारी साहब को नवाज शरीफ की वापसी के बाद। वैसे तो आज जाती उम्रा में नवाज शरीफ ने अपने पार्टी के लोगों के साथ मुलाकात की, हमजा शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की, शहबाज शरीफ की मरीम नवाज़ और आज़म ज़ेर ताड़ भी वहाँ पे गए हुए थे, क्योंकि कल इम्कान है कि उनकी जो अपीलें हैं, रिवाइवल की जो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें हैं, वो उन अपीलों की बहाली के लिए जो कि एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया केस में खारिज हुई थी, उनकी बहाली की दरख्वास्त दायर कर दी जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन जो ज़रदारी साहब ने एक तवक्को, एक उम्मीद लगा रखी थी कि जैसे ही इत्तेहाद का ख़ात्मा होगा तो बाप पार्टी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन जाएगी। तो बाप पार्टी ने मर्ज होना था पीपल्स पार्टी में, तो बाप पार्टी ने वो फ़ैसला का ऐलान नहीं किया और अपनी इनफरादी हैसियत को बरकरार रखा कि हम बाप पार्टी के हैसियत से अपनी सियासत जारी रखेंगे। आज कोहदा बाबर साहब, जो कि बाप पार्टी के तर्जुमान हैं, बैप पार्टी, वैसे बाप हम कहते हैं, बैप पार्टी के तर्जुमान हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ इत्तेहादी हुकूमत में भी चले हैं और आइंदा भी मुस्लिम लीग नवाज़, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के साथ सियासी इत्तेहाद और सियासी तौर पे उनके साथ जो है वो हम हमायत जारी रखेंगे। यानी बैप पार्टी ने बलूचिस्तान की, ज़ाहिर सी बात है पार्टी है, उन्होंने नून लीग के साथ सियासी तौर पे इत्तेहाद या सियासी तौर पे साथ चलने का ऐलान कर दिया है। तो ज़रदारी साहब की जो नज़रें थीं, ज़रदारी साहब का जो एक एसेट उनको नज़र आ रहा था कि बलूचिस्तान में वो हुकूमत बना लेंगे बाप के साथ और मरकज़ में भी असरअंदाज होंगे, तो वो गालिबन ख्वाब चकनाचूर हो गए और बाप पार्टी जो है वो नून लीग के साथ चलने के लिए तैयार हो। ये आज का फ़ैसला है। पाकिस्तान में फ़ैसले कोई पता नहीं कब क्या सूरत हाल बन जाए, ये आज का बैप पार्टी का फ़ैसला है। इसके अलावा नाज़रीन अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक़ वज़ीर ग़ुलाम अहमद बलौर साहब, मशहूर, इनको वज़ारत मिली थी रेलवे की, मशहूर हुए थे, तो लेकिन खैर छोड़ें इस बात को। तो ग़ुलाम बलौर साहब भी आज जाती उम्रा पहुँचे और वहाँ पे उनका मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुआ, कुछ उन्होंने सियासी स्टेटमेंट दिया। तो ग़ुलाम बलौर साहब ने कहा कि इदारों ने अगर साथ दिया तो नवाज शरीफ पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामज़न कर सकते हैं। और साथ में कहा कि अवामी जो नेशनल पार्टी है वो इंतखाबात के हवाले से नवाज शरीफ के साथ और नून लीग के साथ बातचीत
करने में दिलचस्पी रखती है। तो एएनपी भी, अवामी नेशनल पार्टी भी जरदारी साहब के बड़े करीब थी जब वो पीडीएम का इत्तेहाद बना था और फिर वो शोकास नोटिस जारी हुए थे। उसमें अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी अलग हो गए थे एक तरीके से, उनको शोकास नोटिस जारी हुए थे। लेकिन अब अवामी नेशनल पार्टी ने भी हवाओं का रुख देख के लगता है कि उन्हें भी लग रहा है कि अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हो सकते हैं या नून लीग वज़ारत उज़्मा की मजबूत कैंडिडेट हो सकती है, तो वो भी जाती उमरा के चक्कर लगा रहे हैं। तो बड़ी सियासी हलचल शुरू हो गई है, जोर तोड़ शुरू हो गया है। देखते हैं इलेक्शन का माहौल भी कब तक जाके कुछ शेड्यूल, वैसे जो इलेक्शन के शेड्यूल की बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का ऐलान क्यों नहीं कर रहा, उसकी नाज़रीन बेसिक वजह यह है कि जब तक हल्का बंदियाँ नहीं हो जाती तब तक इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी नहीं कर सकता। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह।